गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कोर इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोर इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि अस्थाई मुद्रास्फीति क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्यों अलग है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की परिभाषा देख लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है? तो इन्फ्लेशन इज ए सस्टेन्ड इंक्रीज्ड इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि होती है। दोस्तों, ये सस्टेन्ड इंक्रीज्ड होती है, यानी कि वन टाइम्स हाइक नहीं, सतत वृद्धि होती है। उसी को हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। कोर इन्फ्लेशन को प्रतिपादित यानी कि प्रोपाउंड किसने किया था? ओटो एक्स्टीन 1981 में इन्होंने कोर इन्फ्लेशन की संकल्पना दी थी। हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्यों अलग है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो रिटेल इन्फ्लेशन है उससे क्यों इन्फ्लेशन है अलग है। जब मेजर्ड इन्फ्लेशन यानी कि जब हम इन्फ्लेशन को मेजर्ड करते हैं तो उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट शामिल किए जाते हैं। एक नॉन परमानेंट कंपोनेंट होता है जैसे फूड और आयल्स, और दूसरा होता है परमानेंट कंपोनेंट। जब नॉन परमानेंट कंपोनेंट की प्राइस में वृद्धि होती है तो इसमें क्यों वृद्धि होती है इसको हम देखते हैं। जैसे फूड की सप्लाई, मान लीजिए वेदर अच्छा नहीं है, या मानसून लेट है, या मानसून के मानसून में कमी आ गई है, तो इसके कारण क्या होगा, फूड की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी, जिसके कारण इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये वोलाटाइल नेचर के बोलते हैं। इसी कारण इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और जो आयल्स की प्राइस दोस्तों होती है, जैसे इस ओपेक जो कंट्री हैं, जब आयल की प्राइस बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, इसका उत्पादन कम कर देते हैं, जिसके कारण इसके प्राइस में वृद्धि हो जाती है। ये वार के समय ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जब वार होता है तो उस समय इसकी सप्लाई बाधित होती है। 1973 और 74 में जब हम देखें तो उस समय ओपेक कंट्री जो थे उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को इतना कम कर दिया था कि प्राइस में 300 से 400% की अचानक वृद्धि हो गई थी, यानी कि वोलाटाइल वृद्धि हुई थी। तो ये दोस्तों इसीलिए इनको हम नॉन परमानेंट कंपोनेंट कहते हैं। अब परमानेंट कंपोनेंट हम देखते हैं क्या होता है। जैसे फैक्टर कास्ट, बेज प्राइस जो होती है वो बढ़ जाए, इसको हम परमानेंट कंपोनेंट कहते हैं, यानी कि इनकी जो कीमत में वृद्धि होती है, यानी कि प्राइस में वृद्धि होती है वो परमानेंट नेचर की होती है। तो मेजर्ड इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं दो प्रकार के हैं, एक नॉन परमानेंट कंपोनेंट, एक परमानेंट कंपोनेंट। जब हम केवल परमानेंट कंपोनेंट को ही लेते हैं मेजर्ड इन्फ्लेशन में तो उसी को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। जबकि जो कंज्यूमर प्राइस बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं इसका। तो देखते हैं जो कोर इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन ट्रेंड इन प्राइस लेवल। जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो लॉन्ग रन ट्रेंड प्रदर्शित करता है प्राइस लेवल में, यानी कि जो प्राइस लेवल में लॉन्ग रन में जो वृद्धि होगी उसके ट्रेंड्स को, उसकी प्रवृत्ति को बताता है। जबकि जो हमारा मेजर्ड इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो शॉर्ट रन में बताता है कि कितनी वृद्धि हुई है, अचानक कितनी वृद्धि हो गई है। इन मेजरिंग लॉन्ग रन इन्फ्लेशन नॉन परमानेंट प्राइस चेंज शुड बी एक्सक्लूडेड। जब हम लॉन्ग रन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो जो नॉन परमानेंट प्राइस हैं, जैसे फूड की प्राइस हुई, आयल्स की प्राइस हुई, उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और इसी को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। हम देखते हैं आगे दोस्तों, मेजरिंग कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग आइटम्स फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू वोलाटाइल प्राइस। उन सब्जेक्ट को निकाल देते हैं जिनके प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल्स होती है, यानी कि
बहुत ज़्यादा वृद्धि अचानक हो जाती है, उनके प्राइस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे फूड एंड एनर्जी, फूड और एनर्जी की प्राइस को हम निकाल देते हैं। टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ट्रेड इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें से वेदर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो सारा रन में प्राइसें बढ़ जाती हैं अचानक, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और जो बचता है, शेष होता है इन्फ्लेशन, उसी को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। देखते हैं, प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी आर वेरी वोलाटाइल, जो फूड और ऑयल्स की या एनर्जी की जो प्राइसें होती हैं वो बहुत वोलाटाइल्स होती हैं, जिसके कारण इसमें अचानक वृद्धि होती है। डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द लॉन्गर टर्म माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड, और जो ये लॉन्ग टर्म में जो एक माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये सारा टर्म में इसकी सप्लाई में कमी होने के कारण ये अचानक जो इनकी प्राइस में वृद्धि होती है उसको प्रदर्शित करती हैं दोस्तों, इसीलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इसमें एक्सक्लूड किया जाता है। फूड और एनर्जी की जो प्राइस है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन परमानेंट नेचर की होती हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो आपका लॉन्ग रन ट्रेंड प्राइस लेवल में बताता है, यानी कि प्राइस लेवल लॉन्ग रन में क्या होगी उसको प्रदर्शित करता है। हम यहाँ फिर एक बार देखते हैं दोस्तों, ये मेजर्ड इन्फ्लेशन जो है इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक नॉन परमानेंट है कंपोनेंट है, एक परमानेंट कंपोनेंट है। नॉन परमानेंट कंपोनेंट में फूड और ऑयल की प्राइस से हैं, और परमानेंट कंपोनेंट में फैक्टर कास्ट जो होता है इनकी प्राइस में वोलाटिलिटी होती है, इसी कारण इनके प्राइस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और परमानेंट कंपोनेंट के केवल प्राइस को ही शामिल किया जाता है मेजर्ड इन्फ्लेशन में। इसी को कोर इन्फ्लेशन या अंडरलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। कोर इन्फ्लेशन को जिसने दिया था उसका नाम है ओटो एकस्टीन, ये 1918 में इसकी संकल्पना इन्होंने दी थी। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।